गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस टाइप में रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर किया और मैंने अभी तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं, कितने एग्ज़ामों में मैं फ़ाइनल सेलेक्ट हुआ हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग इसको देख के मोटिवेट होइए और आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे NTPC हो या ग्रुप डी हो, उसमें एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी पड़ेंगी, आपको क्या क्या रणनीति होंगी, किस टाइप में आपको रिवीजन करना चाहिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने रेलवे के 3 एग्ज़ाम दिए हैं, अभी तक 3 एग्ज़ाम दिए हैं। पहला एग्ज़ाम मेरा था RPF SI का, दूसरा एग्ज़ाम है RRB ALP का, तीसरा एग्ज़ाम RRB JEE का। तीनों एग्ज़ामों का रिटर्न मैंने ईज़िली क्लियर किया और इसकी रणनीति क्या थी ये मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था। क्लास 12th में मैंने मैथ्स लिया था, इस वजह से मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैथ और रीजनिंग मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर था। मैंने कोचिंग की थी, लोकल कोचिंग 2016 में। यहाँ से मैंने मैथ और रीजनिंग काफ़ी ईजिली तैयार कर ली थी। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका मैथ और रीजनिंग पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि आज के कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। कट ऑफ 100 में से 85 जाने लगा है, 100 में से 77 फाइनल कट ऑफ जाने लगी है। तो इसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग काफ़ी ईजिली तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग में आपको 100 में से 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं। 80% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला एग्ज़ाम मेरा था RPF SI का। इसमें मैंने 94 मार्क्स लाया था 120 में से और सेलेक्ट भी हुआ था। फिजिकल देने गया, हाई जंप में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई होके मैं जब घर आया तो काफ़ी डिमोटिवेट था। 2-3 दिन काफ़ी बैड फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, पापा ने इनकरेज किया कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। फिर RRB ALP का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट लोको पायलट। जनवरी 2018 में फॉर्म आया था, मैंने फॉर्म फिल किया। CBT 1 हुआ शंभूनाथ में, इलाहाबाद में। काफ़ी ईजिली तरीके से मैंने क्लियर कर लिया। और अगर मैं ALP की बात करूं तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो कि अगस्त में आया है 2020 में। और इस टाइम मुझे RRB इलाहाबाद डिवीज़न मिला है। NCR डिवीज़न के तहत मैं इलाहाबाद में पोस्टेड हूँ। ट्रेनिंग होने वाली है मेरी। मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगा कि लोको पायलट एग्ज़ाम मैंने कैसे क्लियर किया, JEE का एग्ज़ाम मैंने कैसे क्लियर किया, क्या रणनीति रही मेरी, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ, रीजनिंग, GS। लोको पायलट की या ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, 4 सेक्शन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैथ और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैंने कोचिंग की थी। स्टार्टिंग 2016 में ही मैंने कोचिंग कर लिया था। लोकल कोचिंग इलाहाबाद में किया था, वहाँ से मैंने काफ़ी ईजिली तरीके से पढ़ लिया था अच्छे से। मैथ रीजनिंग मेरा स्टार्टिंग से ही अच्छा था, मैं बता चुका हूँ। GA के लिए मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं मॉक टेस्ट कंटिन्यू देता रहता था, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब भी करता था तो उतना पढ़ने का समय नहीं मिलता था। हार्ड वर्क मैंने नहीं किया, मैंने स्मार्ट वर्क किया था। स्मार्ट वर्क से कैसे सफलता पाएँ वो मैं आपको बताऊँगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट देता था, चाहे लोको पायलट का एग्ज़ाम हो या RPF SI का हो या फिर RRB JEE का हो। इन सब के मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। अब जैसे लोको पायलट को एग्जाम्पल लें तो मैंने ALP का एग्ज़ाम पहले मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट में 100 में से मेरे 65 मार्क्स आते थे। पहला टेस्ट मैंने दिया था, 65 मार्क्स आए थे, जिसमें से मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, GS भी अच्छा था, जनरल साइंस। GA काफ़ी बेकार था। GA इतना बेकार था जनरल अवेयरनेस की 25 में से मेरे 5 सही नहीं होते थे। जनरल साइंस 25 में से 15 सही हो जाते थे। मैथ और रीजनिंग 50 में से 25 आता था, 50 में से 40 सही होते थे, इतना अच्छा था। 65 मार्क्स थे। फिर मैं एनालिसिस करता था, मॉक टेस्ट देता था, फिर मैं एनालिसिस करता था मेरे कितने नंबर सही हैं, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, उनके आंसर पर जाता था और देखता था। यहाँ तक मैं ये भी देखता था कि मैं पर क्वेश्चन कितना टाइम लेता हूँ। ALP का CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाइंग था, मैंने क्लियर कर लिया। CBT 2 एग्ज़ाम में ALP में इस समय पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। वहाँ पे 2 पार्ट हुए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का 60% कट ऑफ मेरिट में जुड़ेगा, 60% मार्क्स, और पार्ट B क्वालिफाइंग था। पार्ट ए जो था CBT 2 का, उसमें भी मैथ, रीजनिंग, GS और जनरल अवेयरनेस आता था।
मैंने क्लियर किया। जीए, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मैंने पढ़ के गया। कौन सी बुक थी? मैंने स्पीडी की बुक प्रेफर की थी, स्पीडी की जनरल अवेयरनेस के लिए। करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छा उसमें दिया होता था, लास्ट में एमसीक्यू फॉर्म में भी होते थे। जीएस के लिए भी मैंने स्पीडी की बुक फॉलो की थी, और साइंस बैकग्राउंड मेरा था तो पहले से ही साइंस क्लियर था। ठीक है भाई, मैथ रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली, प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया था बस। इसके बाद CBT 3 की अगर बात करें, CBT 3 में आता है CABT, इसका नाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की, इसके लिए मैंने एक बुक फॉलो की थी, विद्यासागर पब्लिकेशन की बुक आती है। और यहाँ पे ये एज अ नॉन वर्बल रीजनिंग होता है कि आपको इमेज दिखा देगा, फिर हटा देगा और बताएगा कि इस इमेज में क्या था, पूछेगा। 5 मिनट में 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ ब्रेक्स काउंट करने के लिए होता है। मैं एक वीडियो बना दूंगा साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे क्लियर करें या क्या क्या पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट में वो भी बच्चे फेल हो गए थे जिनके 100 में से 90 मार्क्स थे। काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके 100 में से 90 मार्क्स होते हुए भी इस एग्ज़ाम में फेल हो गए। 3 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक फाइनल मेरिट बनती है और फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इलाहाबाद में हुआ था, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में। फिर इसके बाद उसके दूसरे दिन मेडिकल के लिए मुझे भेज दिया गया आगरा डिविजनल रेलवे का डिविजनल हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ पे मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल में काफ़ी चेक करते हैं, जैसे ECG होता है आपका, आई साइट देखी जाती है कि 6/6 है कि नहीं, कलर विज़न चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सब कुछ चेकअप किया जाता है। इसके बाद फाइनल मेरिट बनती है फिर से एक, और पैनल आता है। और मैं इस टाइम सेलेक्ट हुआ हूँ कहाँ पे? इलाहाबाद डिवीज़न, RRB इलाहाबाद में, NCR में इलाहाबाद डिवीज़न में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और RRB JEE भी मैंने फिल किया था फॉर्म, ये भी क्लियर हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 0.2 मार्क्स से मेरी वेटिंग है इलाहाबाद में ही। अब ये वेटिंग साल भर में क्लियर होगी या 2 साल में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वेटिंग क्लियर होती है। तो अब देखो भाई, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरी क्या रणनीति थी। ये तो मैं रेलवे का एग्ज़ाम बता दे रहा हूँ। मैंने SSC में भी CPOSI और CHSL का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अगला वीडियो मैं उसमें बताऊँगा कि SSC में कैसे प्रिपरेशन की जाए। यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ रेलवे के एग्ज़ाम को लेके। रेलवे का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए? देखो भाई, रेलवे के एग्ज़ाम में केवल 4 सेक्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, GS और GA। मैथ रीजनिंग 100 में से 75 बच्चों का तैयार रहता है, मतलब 100 में से 75% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मैथ और रीजनिंग में 80% मार्क्स गेन कर लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका GS और GA तैयार होता है। GA का मतलब जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे पूछा जाता है स्टैटिक GK और करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर काफ़ी बेकार पूछा जा रहा है रेलवे में। मेरे एग्ज़ाम में, मेंस में, लोको पायलट के मेंस में या JEE में IPL से एक क्वेश्चन आया था। तो आप इस बार भी IPL के क्वेश्चंस देख के जाएंगे। IPL में कौन सा मैच, कौन फाइनल मैच जीतेगा, कौन सेमीफाइनल गया, कौन सबसे ज़्यादा रन बनाया है, ये सब आप देख के जाएंगे। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ेंगे? पर डे आप चाहे करंट अफेयर नोट करते रहें, कोई भी वीडियो देखते रहें। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं करंट अफेयर के लिए। या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने कौन कौन सा वीडियो देखा, कौन सा चैनल मेरे लिए यूजफुल था, ये मैं बता दूंगा आपको। करंट अफेयर आपको पर डे देखना है या फिर वीकली देखना है। एक बुक आती है, स्पीडी की लेनी है आपको बुक करंट अफेयर की। ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया है मंथली बेसिस पे। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें स्टैटिक GK भी कवर करता है। देखो दिख रही है यहाँ पे स्पीडी की बुक। ये बुक आपको फॉलो करनी है। जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है? NTPC में जनरल साइंस टफ पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। आप एग्ज़ाम तब क्लियर कर लेंगे जब आपका प्रीवियस ईयर तैयार होगा। आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। प्रैक्टिस अगर करनी है तो मैथ, रीजनिंग, GS इन सबको प्रीवियस ईयर पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर बार बार पूछा जाता है। और इसी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके, मॉक टेस्ट को सॉल्व करके मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GS अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक बार आप सब्जेक्टिव पढ़िए, जो पढ़िए उसको रिवाइज करिए। हाँ, ये भी है कि जैसे पॉलिटी पढ़ना है, कुछ 2-3 सब्जेक्ट पकड़ दो लेके। GS आप सब्जेक्टिव पढ़िए, फिर उसको रिवाइज करिए।
फिर एक MCQ बुक लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए GS के, क्योंकि आज के टाइम पे सिलेक्शन लेना है तो GS आना चाहिए, ये रणनीति है। और आप ऐसा ना करिए कि रेलवे के साथ साथ बैंक की तैयारी करिए। अगर आप रेलवे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो रेलवे को ही टारगेट करिए, क्योंकि आपको अभी बेकार लग रहा होगा, मेहनत करनी होगी। जिस समय आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपसे ज़्यादा खुश आपके घर वाले होंगे, आपके पड़ोसी नाराज़ होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे जलते होंगे। रिलेटिव आप सोचो कैसा लगेगा उनको जब आप वो सुनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। कुछ लोग तो बैड फील करते हैं, कुछ लोग यही बार बार पूछते हैं, कहाँ हो फलाने, तैयारी कर रहे थे, कहाँ हुआ? ऐसे कई लोग पूछते हैं पड़ोस में। तो आप मेहनत करिए काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। NTPC का एग्ज़ाम आ गया है, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ग्रुप D का भी एग्ज़ाम आ गया है। तैयारी अच्छे से करेंगे तो काफ़ी ईजिली तरीके से एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैंने जो कहा है उसको फॉलो करिए। आपको बस क्या करना है, करंट अफेयर पर ध्यान देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से वो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर। स्टैटिक जीके तैयार ही करना है। स्टैटिक जीके जैसे एयरपोर्ट आप पकड़ लिए तो एयरपोर्ट पढ़िए, जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी सी पोर्ट हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, हर स्टेट का अलग अलग। जैसे असम में कितने नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, ये सब आप याद कर लीजिए। जितने लोक नृत्य हैं, जितने शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी वादक हैं, ये सब आपको याद करना है। याद करने के बाद जितने भी डेज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेज़, उनकी थीम याद करिए और प्रैक्टिस करिए। 2 घंटा याद करिए तो 3 घंटा रिवाइज करिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ द मस्ट, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपका विज़न बेकार है। चाहे जितना पढ़ लेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। ठीक है भाई, एक लाइन मुझे याद आ रही, एक लाइन सुनाते हुए मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। वो कहते हैं ना, बिना काम के दाम कैसा, वो कहते हैं ना, बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के मुकाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। तो देखो भाई, आपको क्या करना है, तब तक मेहनत करनी है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। NTPC का एग्ज़ाम है, मैं बात करता हूँ, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBT 3 होगा। CBT 1 में जो पूछा जाएगा वही CBT 2 में भी पूछा जाएगा। एक बार मेहनत करिए अच्छे से। अगर एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो समझ लो लाइफ झिंगा लाला, सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। सोशल में रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको, आपकी एक समाज में अलग पहचान होगी। वो दिन इमेजिन करिए जिस दिन आपके घर ज्वाइनिंग लेटर आएगा और परिवार वालों को कैसा फील होगा। सबसे ज़्यादा प्राउड फील आपके पेरेंट्स करेंगे, आपके फैमिली वाले करेंगे। यकीन मानिए, मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर चुका हूँ जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था और मेरे पापा पोस्ट ऑफिस गए थे। उन्होंने खुशी के मारे 500 का नोट निकाल के पोस्ट मास्टर को दिया था मिठाई के लिए। मतलब उनका सीना 56 इंच का हो गया था, ये मुझे पता है। सबसे पहले वो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेकर आ रहे थे, वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है और मैं उस मोमेंट को बार बार याद करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। कब? जब आप मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करिए, काफ़ी ईजिली एग्ज़ाम क्लियर होगा। एग्ज़ाम हम ही आप क्लियर करते हैं। मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट देना है। टारगेट करिए मॉक टेस्ट। अगर आपके 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं तो देखिए 40 कहाँ गए, 40 क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आपको पकड़ना है। ठीक है भाई, अपनी गलती अपने से पकड़िए। मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, आपके एग्जाम 100, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 100 में से 30 नंबर आ रहा है, तो आप अपने दोस्त को 30 मत बताइए, 60 बताइए, 70 बताइए। लेकिन 30 से 70 लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ लोग शर्माते हैं। 30 से 70 लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी को चाहे जितनी कोचिंग पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं होगा। कब? जब आप मेहनत नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, धन्यवाद, बाय बाय।